आज हम 14 फरवरी का करंट अफेयर पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में बाल उत्पीड़न क्षमा घोटाले में किस देश की राष्ट्रपति कैटालिन नोवाक ने इस्तीफा दिया है? तो ये है हंगरी की राष्ट्रपति। हंगरी की राष्ट्रपति कैटालिन नोवाक ने बाल यौन शोषण मामले को छुपाने के दोषी एक व्यक्ति को माफ़ करने के फैसले पर टेलीविज़न पर लाइव इस्तीफा दे दिया है। प्रधानमंत्री विक्टर ओरबल के करीबी सहयोगी नोवाक ने अप्रैल 2023 में लगभग 2 दर्जन लोगों को माफ़ कर दिया। उनमें बाल गृह के उप निदेशक भी शामिल थे। 46 वर्षीय कैटलिन नोवाक ने स्वीकार करते हुए कहा कि उन्होंने गलती की है। मैं अपने पद से इस्तीफा दे रही हूँ। कैटलिन नोवाक ने कहा, मैं उन लोगों से माफ़ी मांगता हूँ जिन्हें मैंने चोट पहुँचाई और उन सभी पीड़ितों से जिन्हें यह धारणा थी कि मैंने उनका समर्थन नहीं किया। क्षमादान को मंजूरी देने वाला पूर्व न्याय मंत्री जूडिथ वर्गा ने भी प्रधानमंत्री विक्टर ओरबन की सत्तारूढ़ फिडेस पार्टी के लिए यूरोपीय चुनाव अभियान का नेतृत्व करने वाली अपनी नई भूमिका से इस्तीफा दे दिया है। हंगरी में उनके पद छोड़ने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन बढ़ रहे थे। सुश्री नोवाक ने माफ़ी मांगी और कहा कि माफ़ी देकर उन्होंने गलती की। पिछले साल अप्रैल में पोप फ्रांसिस की हंगरी यात्रा के दौरान सुश्री नोवाक द्वारा माफ़ किए गए 25 लोगों के नाम हंगरी मीडिया द्वारा पिछले सप्ताह सार्वजनिक किए जाने के बाद इस्तीफों का कारण बनने वाला विवाद सामने आया। मार्च 2022 में कैटालिन नोवाक हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। कैटालिन नोवाक, जिन्हें अस्थायी रूप से संसद के अध्यक्ष लासलो कोवर द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है, इनको पिछले साल फोर्ब्स पत्रिका ने हंगरी के सार्वजनिक जीवन की सबसे प्रभावशाली महिला के रूप में नामित किया था। कैटालिन नोवाक कंजर्वेटिव प्रधानमंत्री विक्टर ओरबस के पूर्व पारिवारिक मंत्री हैं। वो इस पद पर आसीन होने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति भी हैं। कैटालिन नोवाक का राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देना राष्ट्रवादी पार्टी फिडेस के लिए राजनीतिक अशांति का एक दुर्लभ उदाहरण था, जिसने 2010 में संवैधानिक बहुमत के साथ हंगरी पर शासन किया था। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में चेन्नई ओपन एटीपी चैलेंजर का एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो ये किसने जीता है? सुमित नागल ने। भारत के सुमित नागल ने तमिलनाडु के चेन्नई के एएसडीएटी स्टेडियम में इटली के शीर्ष वरीय लुका नार्दी पर सीधे सेटों में 6-1, 6-4 से जीत के साथ चेन्नई ओपन एटीपी चैलेंजर का एकल वर्ग के खिताब पर कब्जा कर लिया। इसके साथ ही भारतीय टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल ने अपने करियर में पहली बार 23 रैंक की छलांग लगाते हुए एटीपी सिंगल्स रैंकिंग में शीर्ष 100 में प्रवेश कर लिया है। चेन्नई ओपन चैलेंजर इवेंट में जीत के साथ नागल नवीनतम सिंगल्स रैंकिंग 98वें स्थान पर पहुंच गए हैं। 2019 में पी गुणेश्वर के बाद नागल शीर्ष 100 में जगह बनाने वाले पहले भारतीय हैं। पिछले महीने नागल ने ऑस्ट्रेलियाई ओपन में विश्व के 27वीं वरीयता प्राप्त खिलाड़ी कजाकिस्तान के अलेक्जेंडर बुबिक को हराया था। इसके साथ ही वह 35 साल में ग्रैंड स्लैम में किसी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी को हराने वाले पहले भारतीय बने थे। सुमित नागल 3 अन्य चीज़ें जो करी उसमें से 1996 में लिएंडर पेस, 2009 में सोमदेव देववर्मन और 2018 में यूकी भांभरी के बाद एएसडीएटी टेनिस स्टेडियम चेन्नई में चेन्नई ओपन एटीपी लेवल इवेंट में पुरुष एकल स्पर्धा जीतने वाले पहले भारतीय बन गए। इसके अलावा चेन्नई ओपन चैंपियन को 100 एटीपी अंक और 18,230 अमेरिकी डॉलर मतलब 15.13 लाख रुपए के बराबर प्राप्त हुए। भारतीय टेनिस के मक्का कहे जाने वाले चेन्नई में और अपने गुरु सोमदेव देववर्मन, जो शीर्ष 100 खिलाड़ी भी थे,
उनकी उपस्थिति में यह लक्ष्य हासिल करना सुमित के लिए विशेष क्षण था। वह 26 वर्षीय नागल के करियर का 5वां एटीपी चैलेंजर एकल खिताब है और 2017 में बेंगलुरु ओपन चैलेंजर जीतने के 6 साल से अधिक समय बाद भारतीय धरती पर उनका दूसरा खिताब है। चेन्नई ओपन एटीपी चैलेंजर क्या है? वही युगल फाइनल में साकेत माइनेनी और रामनाथन ने ऋत्विक बोल्लीपल्ली और निक्की पुनाचा को सुपर टाई ब्रेकर के माध्यम से 3-6, 6-3 और 10-5 से हराकर खिताब जीता। तमिलनाडु सरकार और तमिलनाडु के खेल विकास प्राधिकरण ने 5-11 फरवरी 2024 तक इसका आयोजन किया। प्रायोजकों में कोरोमंडल इंटरनेशनल प्लेटिनम भारतीय शामिल है। चेन्नई ओपन भारत में आयोजित होने वाले एटीपी चैलेंजर 100 आयोजनों की श्रृंखला में पहला है। इसके बाद के टूर्नामेंट बेंगलुरु, पुणे और दिल्ली में आयोजित होने वाला है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहा अलास्का पास का संबंध किससे है? तो क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहा अलास्का पास का संबंध किससे है? तो ये किससे है? ये विषाणु से है। ये है विषाणु, ठीक। तो अलास्का के स्वास्थ्य अधिकारियों ने हाल ही में खोजी गई वायरल बीमारी अलास्का पास के पहले घातक मामले की पुष्टि की है। पीड़ित एंकरेज के दक्षिण में केनाई प्रायद्वीप का एक बुजुर्ग प्रतिरक्षा विहीन व्यक्ति जनवरी के अंत में इलाज के दौरान बीमारी के कारण मर गया। अलास्का के सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग ने घोषणा की है कि जिस व्यक्ति की बीमारी से मृत्यु हुई है वो अलास्का पास के संक्रमण के केवल 7 रिपोर्टों में से एक था। न्यूयॉर्क पोस्ट के अनुसार उस व्यक्ति की कमजोर प्रतिरक्षा स्थिति ने संभवतः उसकी मृत्यु में भूमिका निभाई, क्योंकि उसके संक्रमण का सटीक स्रोत जो स्पष्ट नहीं है। अलास्का पास एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस है जो चेचक, मंकी पॉक्स और काऊ पॉक्स के समान जीन से संबंधित है। जानवरों और मनुष्यों दोनों को संक्रमित करते हैं। 2015 में फेयरबैक्स अलास्का में पहचाना गया था। यह वायरस मुख्य रूप से छोटे स्तनधारियों जैसे कि वोल्ट और सूज को प्रभावित करता है। अलास्का के आंतरिक भाग के बाहर पहली बार पहचाने गए घातक मामले ने निदान और चुनौतियां जो है वो पेश की, क्योंकि पिछले मामलों में केवल हल्के लक्षण दिखाई दिए थे। आमतौर पर स्थानीयकृत दाने और सूजे हुए लिम्फ नोड्स अलास्का पास के लक्षणों में एक या अधिक त्वचा के घाव यानी कि धक्कों या फुंसी और सूजन, लिम्फ नोड्स और जोड़ों और या मांसपेशियों में दर्द जैसे अन्य लक्षण शामिल हैं। इम्यूनोकाम्प्रोमाइज्ड लोगों में अधिक गंभीर बीमारी का खतरा बढ़ सकता है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने इस बात पर प्रकाश डाला कि वायरस से पीड़ित अन्य रोगियों को उपचार की आवश्यकता नहीं थी और उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली स्वस्थ थी। अलास्का महामारी विज्ञान अनुभाग SOE और उत्तरी अलास्का विश्वविद्यालय संग्रहालय ने अधिकारी अब फेयरबैक्स क्षेत्र के बाहर वायरस के लिए अधिक छोटे स्तनधारियों का परीक्षण करने के लिए रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र CDC के साथ काम कर रहे हैं। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कितने यूनिट बिजली मुफ्त उपलब्ध होगी? तो ये 300 यूनिट। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 75,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से 1 करोड़ घरों को प्रतिमाह 300 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 फरवरी को सरकार की संशोधित सौर छत योजना का नाम बदलकर PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना कर दिया है। 2024-25 के अंतरिम बजट में सबसे पहले 1 करोड़ परिवारों को छत पर सौर ऊर्जा के माध्यम से हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्राप्त करने के प्रावधान की रूपरेखा दी गई थी।
इस योजना को जमीनी स्तर पर लोकप्रिय बनाने के लिए शहरी स्थानीय निकायों और पंचायतों को प्रोत्साहन किया जाएगा ताकि वो अपने क्षेत्र के घरों की छतों पर सौर प्रणालियां लगाने को बढ़ावा दें। साथ ही यह योजना लोगों की आय में भी बढ़ोतरी करेगी, उनके बिजली बिल घटेंगे और रोजगार का सृजन भी होगा। उन्होंने कहा कि लोगों के बैंक खाते में सीधे दी जाने वाली सब्सिडी से लेकर काफ़ी रियायती दरों पर ऋण उपलब्ध कराकर केंद्र सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि लोगों पर लागत का बोझ न पड़े। सभी हितधारकों को एक राष्ट्रीय ऑनलाइन पोर्टल से जोड़ा जाएगा जिससे उन्हें और मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने सभी आवासीय उपभोक्ताओं, विशेषकर युवाओं से pmsuryaghar.government.in पर आवेदन करके पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को मजबूत करने की अपील की है। सरकार का उद्देश्य 40 गीगावाट रूफटॉप और क्षमता हासिल करना है, जैसा कि 2019 में कहा गया था कि जब सरकार ने रूफटॉप और कार्यक्रम चरण सेकंड लॉन्च किया था। हालांकि नवंबर में काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वाटर CEEW की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 11 गीगावाट की स्थापित छत और क्षमता है, जिसमें से केवल 2.7 गीगावाट आवासीय क्षेत्र में है। अगला क्वेश्चन है, किस हाल ही में एहलान मोदी कार्यक्रम का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये UAE में हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 13 फरवरी 2024 को संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में जायद स्पोर्ट सिटी स्टेडियम में एहलान मोदी कार्यक्रम को संबोधित किया। UAE की 2015 के बाद से पीएम नरेंद्र मोदी की 7वीं यात्रा और पिछले 8 महीनों में तीसरी यात्रा होगी। यह कार्यक्रम, जिसमें 700 से अधिक सांस्कृतिक कलाकारों की प्रदर्शनी होगी, भारत की क्षेत्रीय विविधता और अमीरात भर के हजारों ब्लू कॉलर श्रमिकों के एकीकरण को प्रदर्शित करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश को अपने प्रवासी भारतीयों और विश्व के साथ जुड़ाव पर बहुत गर्व है। प्रवासी भारतीयों का उत्साह जबरदस्त रहा है, जिसके कारण आयोजकों को पिछले सप्ताह पंजीकरण बंद करना पड़ा क्योंकि उपस्थित लोगों की संख्या 65,000 से अधिक हो गई थी। लगभग 3.5 मिलियन का भारतीय प्रवासी समुदाय संयुक्त अरब अमीरात में सबसे बड़ा जातीय समुदाय है, जो देश की आबादी का लगभग 35% है। एहलान मोदी कार्यक्रम के बाद पीएम मोदी अबू धाबी में BPS हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे, जो 14 फरवरी को होने वाला है। दिसंबर में पीएम मोदी और BAPS स्वामी ईश्वर चरण दास ने प्रधानमंत्री के आवासीय कार्यालय में मुलाकात की और पीएम नरेंद्र मोदी जी ने विनम्रतापूर्वक निमंत्रण स्वीकार कर लिया। प्रधानमंत्री दुबई में आयोजित होने वाले विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 में सम्मानित अतिथि के रूप में भी भाग लेंगे और एक विशेष मुख्य भाषण देंगे। विश्व की पहली हवाई टैक्सी सेवा दुबई में संयुक्त अरब अमीरात के दुबई ने विश्व की पहली हवाई टैक्सी सेवा का शुभारंभ करने के लिए वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 में समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत जाबी एविएशन S4 विमान का प्रयोग किया जाएगा। एयर टैक्सी नेटवर्क अपना परिचालन 2026 से शुरू करेगा। इसमें एक पायलट सहित 4 यात्री आराम से उड़ान भर सकेंगे। S4 नवाचारी विमान 4 प्रोपेलर और 4 बैटरियों से संचालित होगा। इस विमान की अधिकतम रेंज 161 किलोमीटर है। इस विमान की प्रति घंटे की गति 21 किलोमीटर है। इस विमान की वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग क्षमता इसे शहरी ढांचे के लिए आदर्श बनाती है। इस नवाचारी विमान की उड़ान के लिए कम स्थान की आवश्यकता होगी और हेलीकॉप्टर की तुलना में ध्वनि प्रदूषण भी कम होगा। ये जो है बिजली संचालित इस विमान को उड़ानों के बीच जो है तेज़ी से रिचार्ज किया जा सकता है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व रेडियो दिवस 2024 कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 13 फरवरी को। प्रत्येक वर्ष 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है, जो एक ऐसे माध्यम के रूप में रेडियो के अस्थायी प्रभाव का सम्मान करता है
सम्मान करता है, जिसने एक सदी से भी अधिक समय से दुनिया भर में दर्शकों को सूचित, मनोरंजन और शिक्षित किया है। इस वर्ष के विश्व रेडियो दिवस की थीम है रेडियो, सूचना देने, मनोरंजन करने और शिक्षित करने वाली एक सदी। समाचार, नाटक, संगीत और खेल सहित विभिन्न क्षेत्रों में रेडियो के गहरे प्रभाव को रेखांकित करती है। आमतौर पर यह माना जाता है कि पहला रेडियो प्रसारण 1895 ईस्वी में गुग्लिएमो मार्कोनी द्वारा किया गया था। 1920 के दशक की शुरुआत में रेडियो व्यावसायिक रूप से अस्तित्व में आया। लगभग 3 दशक बाद रेडियो स्टेशन अस्तित्व में आए और 1950 के दशक तक रेडियो और प्रसारण प्रणाली दुनिया भर में एक आम वस्तु बन गई। लगभग 60 साल बाद स्पेन के एक प्रस्ताव के बाद 2011 में यूनेस्को के सदस्य राज्यों ने 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस के रूप में घोषित किया। इसे 2013 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में अपनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 14 जनवरी 2013 को औपचारिक रूप से यूनेस्को के विश्व रेडियो दिवस की घोषणा का समर्थन किया। अपने 67वें सत्र के दौरान संयुक्त राष्ट्र ने 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस के रूप में घोषित करने का एक प्रस्ताव अपनाया। इस दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने जन्मस्थान ओडिशा के रायरंगपुर में राष्ट्रपति भवन तक की अपनी यात्रा की कहानी केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी के साथ खास बातचीत, नई सोच, नई कहानी ये रेडियो जर्नी विद स्मृति ईरानी के समापन एपिसोड में साझा की। प्रकृतिवादी चार्ल्स डार्विन ने 12 फरवरी 1809 19 अप्रैल 1882 के जन्मदिन को चिन्हित करने के लिए 12 फरवरी को विश्व स्तर पर डार्विन दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनका जन्म श्रूसबरी, श्रापशायर, इंग्लैंड में हुआ था। डार्विन के जन्म स्थान यानी श्रूसबरी में 2003 में डार्विन महोत्सव शुरू हुआ, जो अब पूरे फरवरी महीने तक चलता है। 2015 में अमेरिका में 12 फरवरी को डार्विन दिवस के रूप में नामित किया था। डार्विन ने एक पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक और 1858-59 के बीच लेखों की एक श्रृंखला के रूप में प्रकाशित किया गया। लगभग उसी समय अल्फ्रेड रसेल वालेस ने स्वतंत्र रूप से उसी विषय पर अपने लेख लिखे। अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस 2024 अंतर्राष्ट्रीय एपिलेप्सी दिवस, जिसे हम मिर्गी के नाम से भी जानते हैं, हर साल फरवरी के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है। इस वर्ष यह जो है 12 फरवरी को मनाया जा रहा है। इस वर्ष की थीम है माइलस्टोन्स ऑन माई एपिलेप्सी जर्नी। मिर्गी जो है एपिलेप्सी के बारे में जागरूकता बढ़ाने और अधिक से अधिक लोगों को बीमारी, इसके लक्षण और निवारक उपायों के बारे में जानने के लिए हर साल अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। इस वार्षिक कार्यक्रम का प्रबंध और आयोजन 2 संगठनों, इंटरनेशनल लीग अगेंस्ट एपिलेप्सी मतलब ILAE और इंटरनेशनल ब्यूरो फॉर एपिलेप्सी IVE द्वारा किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन है 7 नंबर का क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश की अदालत ने मौत की सजा प्राप्त सभी 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को रिहा किया है? तो ये कतर। इसके बारे में पढ़ते हैं, कतर के बारे में। तो भारत ने कतर में हिरासत में लिए गए दाहरा ग्लोबल कंपनी में काम करने वाले 8 भारतीय नागरिकों की रिहाई का स्वागत किया है। एक वक्तव्य में विदेश मंत्रालय ने बताया कि इन 8 लोगों में से 7 भारत लौट आए हैं। मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों की रिहाई और उन्हें स्वदेश भेजने के लिए कतर के अमीर के फैसले की सराहना की है। भारत ने पिछले साल अक्टूबर में कहा था कि कतर में प्रथम दृष्टया अदालत द्वारा पुरुषों को मौत की सजा सुनाए जाने के बाद उसे गहरा झटका लगा था। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बाद में सजा के खिलाफ अपील दायर की। फिर भारत की ओर से कूटनीतिक हस्तक्षेप के बाद इन लोगों के मृत्युदंड को लंबी कैद में बदल दिया गया था। ये लोग जासूसी के आरोप में अक्टूबर 2022 में कतर की जेल में थे।
हवाई अड्डे पर मीडिया से बातचीत में इन लोगों ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल थानी के साथ उनकी सज़ा का मुद्दा उठाने और उनकी रिहाई सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की। इन लोगों ने बताया कि वे लगभग 18 महीने से घर आकर भारत में अपने प्रियजनों से मिलने का इंतजार कर रहे थे। भारत और कतर घनिष्ठ सहयोगी हैं। दिल्ली ने हाल ही में 2048 के अंत तक दोहा में तरलीकृत प्राकृतिक गैस आयात करने के लिए $78 बिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 8वां क्वेश्चन है कि हाल ही में सभी हुक्का पार्लर बंद करने के लिए सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद संशोधन विधेयक 2024 किसने पारित किया है? तो ये तेलंगाना ने पारित किया है। आपको पता है कि तेलंगाना विधानसभा और विधान परिषद ने सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद संशोधन विधेयक 2024 पारित कर दिया है। इसमें राज्य के सभी हुक्का पार्लर पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव किया है। दोनों सदनों ने सर्वसम्मति से विधेयक को पारित कर दिया है। इस विधेयक में पहले से मौजूद सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन पर प्रतिबंध और उनके व्यापार, उत्पादन, आपूर्ति तथा वितरण को नियंत्रित करने से संबंधित कानून में संशोधन का प्रस्ताव रखा गया था। विधेयक पेश करते हुए तेलंगाना के संसदीय कार्य मंत्री डी श्रीधर बाबू ने कहा कि जो लोग हुक्का पार्लर चला रहे हैं वे हुक्के की लत के शिकार हो रहे युवाओं में इसके प्रति आकर्षण का लाभ उठा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि यदि कोई भी व्यक्ति हुक्का पार्लर चलाता पाया गया तो उसे कड़ी सज़ा मिलेगी। कानून के तहत इस मामले में 7 वर्ष की जेल और 25,000 रुपये से लेकर 2 लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है। असम कैबिनेट में जादुई उपचार पर प्रतिबंध। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में असम कैबिनेट ने उपचार के नाम पर जादुई उपचार प्रथाओं के मुद्दे को संबोधित करने के लिए असम हीलिंग बुराई की रोकथाम प्रथा विधेयक 2024 को मंजूरी दे दी है। असम के पर्यटन मंत्री जयंत मल्ला बरुआ ने इस बात पर जोर दिया कि प्रस्तावित विधेयक का उद्देश्य धोखाधड़ी वाले जादुई उपचारों के पीड़ित को राहत प्रदान करना है। यदि किसी व्यक्ति को उपचार या जादुई उपचार की आड़ में अवैध प्रथाओं में शामिल होने का दोषी पाया जाता है तो विधेयक में कारावास और जुर्माने का प्रावधान है। विशेष रूप से यह कानून बहरापन, गूंगापन, अंधापन, शारीरिक विकृति और ऑटिज्म जैसी जन्मजात बीमारियों के इलाज का दावा करने वाली प्रथाओं को लक्षित करना है। इसके अलावा राज्य मंत्रिमंडल ने 259 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से डिब्रूगढ़ जिले के नामदांग आरक्षित वन में वन्य जीव सफारी और बचाव केंद्र की स्थापना को हरी झंडी दे दी है। कैबिनेट ने 10 शहर विकास अवधारणा मतलब 2 शहर 1 रूपायन का समर्थन किया है, जिसमें राज्य के अन्य शहरी स्थानीय निकायों के लिए 10 शहरों को लाइट हाउस के रूप में नामित किया गया है। अब अगला क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन है कि हाल ही में जो है स्वास्थ्य परियोजना किसने प्रारंभ की है? तो ये किसने की है? IIT गुवाहाटी ने। तो IIT गुवाहाटी ने स्वास्थ्य परियोजना और ISO 5 से 6 स्वच्छ कक्ष सुविधाओं के उद्घाटन के साथ नैनोटेक प्रगति की शुरुआत की है। स्वास्थ्य परियोजना के तहत स्मार्ट वेयरेबल एडवांस्ड नैनो सेटिंग मतलब सेंसिंग टेक्नोलॉजीज पर उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है। भारत सरकार ने के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MEITY के सचिव श्री S कृष्णन ने उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया है। इस परियोजना में स्मार्ट वीरेबल एडवांस्ड नैनो सेंसिंग टेक्नोलॉजी के उपयोग से उन्नत नैनो इलेक्ट्रॉनिक
थेरानोटिक्स उपकरणों का विकास करना एवं उनके माध्यम से स्वास्थ्य सेवा में क्रांति लाना। इसका लक्ष्य स्वास्थ्य देखभाल और ऊर्जा अनुप्रयोगों पर ध्यान देने के साथ माइक्रो या नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स और नैनो मटेरियल्स में उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद और प्रोटोटाइप वितरित करना है। यह अत्याधुनिक सुविधा भारतीय सेमीकंडक्टर मिशन और क्वांटम मिशन कार्यक्रमों को बढ़ाएगी। ISO 5 और 6 स्वच्छ कमरे की सुविधाओं भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में अपनी तरह की पहली है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि वे माइक्रो नैनो इलेक्ट्रॉनिक फैब्रिकेशन में जागरूकता और प्रशिक्षण को बढ़ावा देने, औद्योगिक अनुसंधान और विकास को सुविधाजनक बनाने और भारतीय नैनो इलेक्ट्रॉनिक उपयोगकर्ता कार्यक्रम INUP का समर्थन करने के लिए समर्पित है। फिर अगला क्वेश्चन है हाल ही में STEM में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है स्वाति पोर्टल। तो विज्ञान प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग, गणित और चिकित्सा मतलब STEMM में भारतीय महिलाओं पर एक एकल ऑनलाइन पोर्टल महिलाओं के लिए विज्ञान, एक प्रौद्योगिकी और नवाचार स्वाति को लॉन्च किया गया है, जो विज्ञान में लिंग अंतर की चुनौतियों का समाधान करने के लिए नीति निर्माण में मदद कर सकता है। पोर्टल एक संपूर्ण इंटरैक्टिव डेटाबेस है और भारत में अपनी तरह का पहला पोर्टल है, जिसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम रिसर्च NIGPR द्वारा विकसित, होस्ट और रखरखाव किया जाता है। NIPGR की निदेशक शुभ्रा चक्रवर्ती ने कहा, यह एक गतिशील रूप से विकसित होने वाला पोर्टल है और इसका प्रयास है कि देश की सभी महिला वैज्ञानिकों का डेटा एक बटन के एक क्लिक पर उपलब्ध हो। पोर्टल को सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद ने भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी INSA में लॉन्च किया गया। यह कार्यक्रम महिलाओं और विज्ञान में महिलाओं के लिए विज्ञान के महत्व के साथ उभरते अवसरों और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रयासों में महिलाओं की समावेशिता पर ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था। स्वाति पोर्टल के उद्देश्यों में शिक्षा जगत और उद्योग दोनों क्षेत्रों में करियर के सभी चरणों और विषयों में प्रत्येक भारतीय महिला को विज्ञान में शामिल करने के प्रयास को तेजी से बढ़ाना, समानता के मुद्दों पर विश्वसनीय और सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण दीर्घकालिक अनुसंधान को सक्षम करना शामिल है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।